Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 19th in the Environment and Ecology series of UPSC preparation. In the last lecture, we studied about water pollution, major water pollutants, major chemical contaminants, effects and control measures against water pollution. We also solved some of the previous year questions related to these topics. In this lecture, we will study about soil pollution, sources of soil pollution, effects of soil pollution, control measures against soil pollution, noise pollution and its impact, and legislations related to noise pollution, radioactive pollution, sources of radioactive pollution, control measures of radioactive pollution. So let's start. So what is soil pollution? तो soil pollution क्या होता है? उससे पहले हम समझते हैं सॉइल क्या होता है. तो सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट कवर्स द अर्थ्स रॉकी सरफेस. तो सॉइल हमारे सरफेस है अर्थ का, उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको सॉइल कहते हैं. और उसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं. देखिए सॉइल का जो कंपोजिशन होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर अप्रॉक्सीमेटली 4% होता है, वाटर 25% और एयर 25%. तो ये परफोरेटेड एक मटेरियल होता है जिसमें कि वाटर और एयर का भी अप्रॉक्सीमेटली 25% करके 50% वो एयर वाटर मिक्सचर होता है. और मिनरल्स जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो लगभग 46% होते हैं. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर मिला के 50% और एयर और वाटर के मिक्सचर मिला के लगभग 50%. तो ये सॉइल का कंपोजिशन होता है. अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन में तो वही होता है जो कि अगर कुछ अनवांटेड मटेरियल्स अगर इसमें आ जाते हैं जो कि इसको या तो अनफिट फॉर यूज़ या तो इसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कुछ एडवर्सली इफेक्ट करने वाली चीज़ जो होते हैं, जैसे कि जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉइल होते हैं उसके इन सब प्रॉपर्टीज़ को वो हैम्पर करते हैं. तो ये परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं और हेवी मेटल्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं सॉइल में और एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल हेल्थ पे डालते हैं. तो सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या क्या है? तो इसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट से देखिए, जैसे हमारे हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, लेड, कॉपर, फिर थायोसाइनेट्स, क्रोमेट्स, एसिड्स, एल्कलीज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है सॉइल पॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ से अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जैसे हैवी मेटल्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, ये सारे जाके सॉइल में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं. फिर पेस्टिसाइड्स. तो पेस्टिसाइड्स में जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, एल्गीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, वीडीसाइड्स. तो ये जब स्प्रे होते हैं मेनली हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस में इनको यूज़ करते हैं और वो सॉइल में जाके डिपॉजिट होके उसका एक पार्ट बन जाते हैं और ये उसको फिर पॉल्यूट करते हैं. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में हम जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं उसके क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, तो उसका अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे या उसका फॉल्टी यूज़ करेंगे, अनसाइंटिफिक यूज़ करते हैं, तो सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए, तो उनको भी ये हैम्पर करते हैं. तो सॉइल में अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स डाल देंगे तो अल्टीमेटली फिर बहुत सारे सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए अच्छे होते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो भी एडवर्सली इम्पैक्ट होते हैं. और एक तो केमिकल कंपोजिशन सॉइल का ख़राब हो रहा है और दूसरा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो मर जा रहे हैं उससे भी सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है. फिर डिस्कार्डेड मटेरियल्स, जैसे ह्यूमंस बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको ना रीयूज़ करते हैं ना रिसाइकिल करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और सॉइल को पोल्यूट करते हैं. जैसे कंक्रीट हो गया, एसफाल्ट, लेदर, प्लास्टिक कैंस, एल्युमिनियम कैंस, ग्लास, डिस्कार्डेड फूड, पेपर एंड कैरकेसेस. इन सबको जब इन्वायरमेंट में डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो यहाँ से बहुत सारे केमिकल्स सॉइल में मिल जाते हैं और उसको हैम्पर करते हैं. फिर रेडियोएक्टिव वेस्ट. तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जनरली माइनिंग से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से सॉइल में और वाटर में मिक्स हो जाते हैं
तो वाटर का तो हमने देखा था, ये सॉयल में भी काफ़ी दिनों तक ये रह सकते हैं और फिर वहाँ पर उसको हैम्पर करते हैं। अदर पॉल्यूटेंट्स, तो बहुत सारे अलग पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, वो कहीं ना कहीं से जाके सॉयल में भी डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उसको हैम्पर करते हैं। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो इफ़ेक्ट्स जो होता है सॉइल पोल्यूशन में, वो मल्टी फेसेटेड होता है। जहाँ भी सॉइल से हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है और सॉइल पोल्यूशन होने के कारण उसका इफेक्ट आता ही आता है। जैसे एग्रीकल्चर में, तो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सॉइल पॉल्यूटेड होगा तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे देखिए, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी होगा, रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसके कारण प्लांट्स नाइट्रोजन ले पाते हैं, वो नहीं होगा सही से। इंक्रीज इरोजन होगा, सॉइल का जो क्वालिटी है वो घट रहा होगा। लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप यील्ड उसके कारण घटेगा। सैलिनिटी बढ़ेगा सॉइल का। और डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक्स एंड रिजर्वायर्स, तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो वो अपने साथ जो रन ऑफ में सिल्ट को भी लेके जाएगा और वो रिजर्वायर में चोकिंग का कारण बनेगा। फिर इन्वायरमेंट में जैसे वेजिटेशन रिड्यूस होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ने से क्या होगा, इम्बैलेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना होने लगेगा। फिर हेल्थ इफेक्ट में हम देखेंगे कि डेंजरस केमिकल्स जो है वो पॉल्यूट करेगा, तो लीचिंग के कारण हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर में भी ये डिपॉजिट हो जाए सॉइल पोल्यूशन से, और उससे फिर हमें अल्टीमेटली हम उसको कंज्यूम करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन होगा, अगर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं तो बायोमैग्निफिकेशन होगा, और उसके कारण फिर हमारा जो इल इफेक्ट है हम उसको देख चुके हैं। पॉल्यूटेंट गैसेस जो कि सॉइल में तो ये डिपॉजिट हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये पॉल्यूटेंट्स का डिकम्पोजिशन होगा, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इससे रिलीज ऑफ गैसेस होते रहेंगे, और ये किसी न किसी फॉर्म में या तो फायर हैजार्ड हो सकता है या फिर हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, तो ये होते रहेगा। फिर उसी तरह रेडियो एक्टिव अगर पोल्यूशन हो गया है तो रेडिएशन पॉइजनिंग होने का डर रहेगा, तो ये हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। अर्बन एरियाज जो है, अगर वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन में क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स हो सकता है, इनंडेशन ऑफ एरियाज, जहाँ की मतलब एक बाढ़ टाइप का सिचुएशन भी आ सकता है, फॉल स्मेल ड्यू टू रिलीज ऑफ गैसेस होगा, और वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये होते रहेगा। आगे हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। इनफैक्ट ये अर्बन एरिया में बहुत ही बड़ा इशू है, और इसको मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है लेकिन कितना मुश्किल भी है। अब कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट सॉइल पोल्यूशन, तो सिंपल सी बात है, सॉइल को किसी तरह से पल्यूट होने से बचाना है हमें, तो उसका रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमको जितना ज़रूरत है उतना ही मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स डालना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ के लिए बचना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाए। तो इसलिए यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना चाहिए। सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अर्बन एरियाज़ में चोकिंग, अर्बन फ्लड्स और अर्बन सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें डेवलप होने लगते हैं। रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज, तो वेस्ट कलेक्शन जो होता है कंस्ट्रक्शन एरिया से वो अच्छे से होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से जो भी जैसे कंक्रीट हुआ या एसफॉल्ट हुए ये सारे डंप कर दिए जाएं, और वो डंप होने से फिर हमें सॉइल पॉल्यूशन होने लगेगा। और ये जो 4R हैं, ये इसको फिर बहुत ही अच्छे से इसको उपयोग में लाना चाहिए। रिड्यूस मतलब हमारा जो कंजम्पशन है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। जो सही मात्रा में ज़रूरत हो उतना ही उसको यूज़ करना है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करना है। सेकेंड है रीयूज़। अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका रीयूज़ वैल्यू है तो उसको हमें रीयूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं और उसको फिर फेंक दें। तो अगर यूजेबल है कोई चीज़ तो उसको रीयूज़ करना चाहिए। उसके बाद रिसाइकिल, मेनली वेस्ट हमारा जो जनरेट होता है वो आज क्या होता है कि हम रिसाइकिलिंग पे ध्यान अभी देना चालू किए हैं, लेकिन वो भी अभी 100% ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और उससे क्या होता है एनवायरनमेंट में जो चीज़ रिसाइक्लेबल है वो भी जाके
सॉइल को पोल्यूट करती है। तो रिसाइक्लेबल जो भी चीज़ें हैं रिसाइकिल करके फिर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। और रिन्यू मतलब हमें जो ऐसे सोर्सेस यूज़ करने हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए डिग्रेडेबल ना हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस और पॉल्यूटिंग ना हो। नॉइज़ पोल्यूशन कोई भी अनप्लीजेंट नॉइज़ का सोर्स होता है, चाहे मशीन से आ सकता है, व्हीकल से आ सकता है, ट्रैफिक से आ सकता है, या बहुत ज़्यादा शोर शराबे से आ सकता है। और ये जनरली डिस्ट्रैक्टिंग होता है, फिजिकली पेनफुल होता है, साइकोलॉजिकली एनॉइंग होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी एक टाइप का पोल्यूशन है जो कि ह्यूमंस की साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों को बहुत ही अफेक्ट करता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन के जो सोर्सेस हैं वो बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन्स, गार्बेज ट्रक, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लीफ ब्लोअर्स, और कोई भी सोर्स जो भी आपको अगर नॉर्मल जो साउंड लेवल है उससे अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बन रहा है। और हम साउंड को डेसिबल्स में मेज़र करते हैं, और इसका इंटेंसिटी जनरली हम जो मेज़र होता है वो लॉग के टर्म्स में होता है। लॉग का जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे बढ़ रहा होता है, यानी हर 10 डेसिबल पे साउंड की जो इंटेंसिटी है वो अपने आप को डबल करते जाती है। अ पर्सन्स हियरिंग कैन बी डैमेज्ड इफ एक्सपोज टू नॉइज लेवल्स ऑफ ओवर 75 डेसिबल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 75 डेसिबल या उससे ऊपर का अगर प्रोलॉन्ग्ड अगर एक्सपोजर है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो ये ह्यूमन हियरिंग के लिए बहुत ही डिग्रेडेबल हो सकता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि इंडोर का जो साउंड लेवल है वो 30 डेसिबल के आसपास होना चाहिए। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे नाइट टाइम और डे टाइम में जो साउंड लेवल है उसका लिमिट्स दिया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में 75 डेसिबल का लिमिट दिया गया है और 70 डेसिबल नाइट टाइम में। कमर्शियल एरियाज में 65 डेसिबल डे में और 55 डेसिबल नाइट में। रेसिडेंशियल एरियाज में 55 डेसिबल डे में और 45 डेसिबल नाइट में। और साइलेंस जोन जो होते हैं वो 50 डेसिबल डे में और 40 डेसिबल नाइट्स में। साउंड को भी हमें सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये इरिटेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये इन टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर में हमें देखने को मिलता है जब कोई नॉइज़ से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड या फिर बहुत हाई लेवल ऑफ नॉइज़ से एक्सपोजर होता है। ये कॉम्पैरेटिव चार्ट है, ये देखिए ब्रीथिंग भी आपको 10 डेसिबल का अप्रॉक्सीमेटली साउंड प्रोड्यूस करता है। रस्लिंग ऑफ लीव्स 20 डेसिबल। फिर ऐसे रेफ्रिजरेटर हो गया 40 डेसिबल। मॉडरेट रेनफॉल जो है वो 50 डेसिबल्स। कन्वर्सेशन 60 डेसिबल्स। ट्रैफिक अप्रॉक्सीमेटली 70 डेसिबल्स दे देता है। कोई ट्रक है, हेयर ड्रायर है, हेलीकॉप्टर है, ये देखिए ये डेसिबल लेवल बढ़ते जा रहा है। एक्सट्रीमली लाउड हमारा कैटेगरी में फिर सायरन्स और जेट इंजन्स ये सब आने लगते हैं। और फायरवर्क्स अगर बहुत ही पास से अगर देखा जाए तो वो 140 डेसिबल, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। अब इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला एनॉयंस। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो यह साउंड फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि कुछ प्रोसेशन कहीं जा रहा है उस पर कभी हम देखते हैं कि बहुत तेज़ से लोग म्यूज़िक बजाते हैं। तो ये इरेगुलर अकरेंस जो होते हैं जो कि एपीरियोडिक हैं, अचानक से कोई आपके एनवायरनमेंट में कोई चीज़ आ गया, उससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेजर टू हियरिंग होता है और एनॉयंस क्रिएट होता है। जैसे ट्रैफिक भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होता है, हॉन्किंग हॉर्न वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण फिर हम अचानक से बहुत ही अनईजी फील करने लगते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में आ जाने से फिर जो हमारे आसपास का जो शांत वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी इफेक्ट होते हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, कभी बहुत ही ज़्यादा अगर लाउड म्यूज़िक हो रहा होता है तो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। स्पेशली हमारे जो हार्ट बीट होता है या फिर हमारा पल्स रेट होता है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। लॉस ऑफ हियरिंग, तो लॉन्ग एक्सपोजर, जैसे WHO का रिकमेंडेशन था कि 75 डेसिबल के ऊपर अगर लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो किसी नॉइज़ सोर्सेज से तो फिर वो
परमानेंट डैमेज भी कर सकता है हमारी हियरिंग कैपेसिटी को, तो हमको वो भी ध्यान में रखना है। ह्यूमन परफॉर्मेंस, अगर वर्किंग कंडीशन शांत इन्वायरमेंट में ना हो तो वर्किंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। लोग इरिटेट होने लगते हैं, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर अल्टीमेटली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण फिर प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में हमने देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो हर फीचर है, बायोलॉजिकल फीचर, वो उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करता है, इरिटेशन बढ़ाता है, नर्वसनेस बढ़ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगता है, बीपी, पल्स रेट, ये सब इंक्रीज हो जाता है। तो नॉइज़ को हम उतना सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन हमारे फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्टार्टिंग में नॉइज़ जो था, तो जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 था, उसमें एयर पॉल्यूटेंट का जो डिफिनेशन था उसमें नॉइज़ को भी इंक्लूड किया गया था। तो स्टार्टिंग में नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का जो एक्ट था उससे कवर होता था। उसके बाद फिर नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000 में आए और वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1986 का, उसके अंडर वो आने लगा। तो दो लेजिस्लेशंस हैं जो कि कवर करते हैं हमारे नॉइज़ पोल्यूशन को। पहला तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी जो एक फिनोमिना है, वो जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई और कुछ एलिमेंट्स जो कि हम जिसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, उसके डिसइंटीग्रेशन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और उस डिसइंटीग्रेशन में जनरली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस, इन सब टाइप के रेडिएशन है वो रिलीज होते हैं। तो और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स किसी भी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ये रेडिएशन दो टाइप के होते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस वो होते हैं जिनका जनरली लो पेनिट्रेटेबिलिटी होता है। नो पेनिट्रेबिलिटी के कारण क्या होता है, वो सिर्फ उनको ही हैम्पर करते हैं जो कि इन टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है उन रेडिएशंस को, तो ये जनरली उसको हैम्पर नहीं करते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होता है, वो हाई पेनिट्रेशन पावर होता है और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई उसके इफेक्ट में आ भी गया तो भी उसको हैम्पर करते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि उसका एब्जॉर्ब करे। और प्रॉब्लम क्या होता है कि ये हाई पेनिट्रेशन पावर के साथ साथ ये जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में भी सक्षम होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी इनके रास्ते में आता है उसको डिग्रेड करते चले जाते हैं और उसके जेनेटिक म्यूटेशन में, उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ ना कुछ चेंज करते जाते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन होता है और फिर कैंसरस भी हो जाता है। तो कुछ पार्टिकल जो अभी हमने देखा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल जनरली एक पीस ऑफ पेपर से भी रुक सकता है, ह्यूमन स्किन भी उसको रोक सकता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होते हैं। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्किन से पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक हो सकते हैं कुछ मेटल या पीसेस ऑफ ग्लास से, तो ये भी उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो गामा रेस से होता है। ये बहुत ही ईजिली ह्यूमन स्किन और जो हमारे सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं और हमारे ऑर्गन्स तक भी पहुंच के उनको भी डैमेज कर देते हैं। और ये जनरली बहुत ही थिक, स्ट्रॉन्ग, मैसिव पीस ऑफ कंक्रीट अगर होगा तभी ये पेनिट्रेट नहीं हो पाते हैं, अदरवाइज ये गामा रेज बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट लाते हैं ह्यूमन हेल्थ में। तो इनके सोर्सेज देखिए, नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं, मैनमेड सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज तो हमारे जैसे स्पेस से कॉस्मिक रेज आ रही होती हैं, उनमें रेडिएशन होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है, अर्थ क्रस्ट में हमारे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जैसे कि रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम एट्सेट्रा, तो उससे क्या होता है कि वो जब डीके हो रहते हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं, तो उससे जो रेडिएशन निकल रहा होता है वो भी एक कारण होता है नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। मैन मेड में देखिए, माइनिंग हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल और रेडिएशन थेरेपी मैन मेड सोर्सेस ऑफ ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। अब जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और फिर फुकुशिमा जो प्लांट था जापान में,
तो ये कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैं, मैन मेड डिजास्टर, जो कि ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट एज ए होल को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, और उससे इनफैक्ट आज तक भी ह्यूमैनिटी उबर नहीं पाई है। ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है बहुत ही डेंजरस है, और इससे हमको फिर बहुत ही अपने आप को बचा के भी रखना है और बहुत ही जुडिशियस यूज़ करना है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के जो कंट्रोल मेजर्स हैं, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट कंट्रोल मेजर, क्योंकि इसका कोई बहुत ही श्योर शॉट क्योर नहीं मिला है कि रेडिएशन का कोई क्योर नहीं है। अब उसको हम जो रेडिएशन इफेक्ट है उसको हम किसी तरह से मिनिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं, बट इसका जनरली क्योर नहीं है। और हमने देखा है कि अगर इसका जो हमारे सेल को ये डैमेज करता है, डीएनए को डैमेज करता है, तो वो अगर रिपेयर नहीं हो पाता है ठीक से, तो फिर वो कैंसरस हो जाता है, म्यूटेट कर जाता है बॉडी में, और फिर हमारे जीन्स में भी चला जाता है, और इनफैक्ट आगे के जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसको भी ये हैम्पर करते रहता है, जब तक कि रेडिएशन का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट बचा रहता है। कुछ तो ऐसे भी रेडिएशन है जो कि मतलब आने वाले 100, 200, 300 ईयर्स तक भी वो इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो इसलिए ये रेडिएशन बहुत डेंजरस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फैक्टर है वो है प्रिवेंशन से अच्छा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ऑल सेफ्टी मेजर्स शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो अगर हम रेडिएशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सारे सेफ्टी मेजर्स जो है फॉलो किए जाने चाहिए, और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो हैं उसको कोशिश करना चाहिए कि एकदम किसी भी तरीके से वो पॉसिबल ही ना हो। तो जब भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव लीकेज को चेक करना और उसको पूरा कंट्रोल कर लेना। फिर सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब इसमें हम जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होगा ही होगा, तो उसका सेफ डिस्पोजल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग लेना ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना ज़रूरी है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में यूज़ किया जाना चाहिए। और जैसे न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ये सब तो एकदम ही बैन हो जाना चाहिए। तो ये सब अगर सेफ्टी मेजर्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम रेडिएशन पॉल्यूशन को बहुत ही हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम यहाँ पर आज सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का एक ओवरव्यू ले लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेपोल्ट।